बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को डिफाइन करें तो न्यूक्लियस हमारे पास क्या है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस क्या है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। यहाँ पर देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होती। उसमें से ये न्यूक्लियस भी एक हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, देन प्लास्मिड्स है। ये तीन हमारे पास यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के पास तो होती है मगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ये नहीं होते। अब हम न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। अब इसके वर्ड्स की बात करें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नट्स। नट्स मीन नट, तो हमारे पास भी नट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम अखरोट को नहीं देखते वैसे ही इसके पेरेंट्स होती है और ये कहां पर मौजूद होता है, सेल के अंदर होते हैं। इसे हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसी तरह इसके एक सिनोनिम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, उसे क्या कहते हैं जी, कैरियन। या इसी बेस के ऊपर हम क्या कहते हैं जी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। अब इसके बाद डिस्कवर किसने किया ये, रॉबर्ट ब्राउन ने। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। कब, 1831 के अंदर डिस्कवर किया। हम नेक्स्ट अक्रस की बात करें तो इसमें दो तरह के सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल में क्या है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद है। जबकि हमारे पास जो प्लांट सेल है इट इज पुश टुवर्ड पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो हमारे पास प्लांट सेल न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरी कहते हैं किनारे की तरफ, क्योंकि उसके दरमियान में एक बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद होता है। तो वो वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन की तरफ, किनारे की तरफ जो है वो धकेल देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है शेप की बात करें तो न्यूक्लियस में भी इररेगुलर और स्फीरिकल इन शेप। न्यूक्लियस हमारे पास इररेगुलर भी हो सकते हैं और स्फीरिकल इन शेप भी है ना वो हो सकता है। सेल इन, अब उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ऐसे सेल जिसमें सिंगल न्यूक्लियस हो उसे हम क्या कहते हैं जी, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। जबकि ऐसे सेल जिसमें दो न्यूक्लियस हो उसे हम क्या कहते हैं जी, बाइन्यूक्लिएट। टू मीन बाय। जबकि हमारे पास ऐसे सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, मतलब एक नहीं दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मीन मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियस जो एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियस किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए। उसके सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, यहां देखिए हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉइल होकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं जी, क्रोमोसोम्स के अंदर। और उसके बाद आरएनए, डीएनए क्या बना रहा है जी, आरएनए बना रहा है। उसके बाद उसमें क्या है प्रोटीन। अब ये जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है जी, एक डेफिनेट किस्म का क्रोमोसोम्स को डेवलप कर रहा है। अब उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें तीन तरह के कंपोनेंट्स जो है मौजूद हैं। कंपोनेंट्स देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। नंबर 1 पे हमारे पास के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास नंबर 1 पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियोलस है। नंबर 3 पे क्या है जी, क्रोमोसोम्स है। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है जी, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ये और ये हमारे पास एक इनर मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अब उसकी कंपोजिशन की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जैसे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसी कंपोजिशन में क्या है जी, लिपिड एंड प्रोटीन्स है। तो वैसे ही इस कंपोजिशन में भी क्या है जी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मौजूद हैं।
आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास दो मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिछले लेक्चर में, इसके बिल्कुल मेम्ब्रेन के साथ क्या मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक्सटेंड कर रहा है दूर दूर तक, तो वो बिल्कुल उसको टच कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक लाइक अपीयरेंस है, उसके ऊपर क्या मौजूद होंगे जी, राइबोसोम अटैच होंगे। मतलब इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होंगे जी, राइबोसोम्स अटैच होंगे। ये राइबोसोम्स क्या करेंगे जी, प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है अपना रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की बात की, ये देखिए ये वाली मेम्ब्रेन क्या है जी, इनर मेम्ब्रेन है, जो क्या कर रही है, सराउंड कर रही है न्यूक्लियर कंटेंट को। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट है, न्यूक्लियोलस, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें हमारे पास डीएनए है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में या फिर क्रोमैटिक मटेरियल की फॉर्म में। तो ये क्या कर, इनर मेम्ब्रेन उसको सराउंड कर रही है, उसे कवर अप कर रही है। और उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ये कंटीन्यूअस नहीं है, बल्कि इसके दरमियान में क्या रहता है, कहीं कहीं पर पोर्स आ जाते हैं। अब ये पोर्स क्या कर रहे हैं, उस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को हेल्प आउट कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड with nuclear pores which join both membranes। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो परफोरेटेड है, उसमें सुराख है, उसमें पोर्स है, जो क्या कर रहे हैं, दो मेम्ब्रेन्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। यहां पर देखिए दो मेम्ब्रेन्स क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, एक दरमियान में पोर को जो है ना वो लेफ्ट कर रही है। यहां पर भी देखिए पोर्स जो है मौजूद है। अब उस पोर्स के दरमियान के है दो मेम्ब्रेन्स आपस में यूनाइट कर रही है। ये वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है जी, एक दूसरे के साथ यूनाइट कर रही है। अब ये पोर्स है, इट अलाउ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कर रहे हैं जी, अलाउ कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर देखिए इसमें आरएनएस बनेंगे। अब ये आरएनएस क्या करेंगे जी, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में जाकर अपनी फंक्शनिंग जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ये डेफिनेट है, इसके नंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं। अगर हम दो तरह के सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करें, अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब एग में क्या है 30,000 पोर्स हैं पर न्यूक्लियस। जबकि अगर हम बात करें डिफरेंशिएटेड, एक डिफरेंशिएट हमें पता है कि ये सेल क्या है, एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट फंक्शन है इसका और डेफिनेट काम कर रहा है। वो हमारे पास आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में क्या है 3 to 4 पोर्स हैं पर न्यूक्लियस। मतलब देखिए कि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, उसमें सिर्फ 3 से 4 पोर्स है। जबकि ये हमारे पास क्या है, एग अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, इसलिए भी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, डेवलपमेंट करनी है। तो उसमें क्या है 30,000 पोर्स जो है एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट की बात करें, मेम्ब्रेन खत्म होगी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है न्यूक्लियोलस। अब ये देखें डार्कली स्टेन्ड डेंस बॉडी यहां पर पड़ी हुई है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्या कह रहे हैं जी, न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। इसको डिस्कवर किसने किया जी, पैलेट ने। पैलेट डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। ये जो पैलेट है इसने क्या किया, न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। वो न्यूक्लियोलस को डिफाइन करें तो वो क्या चीज है, इट इज डार्कली स्टेन्ड विजिबल बॉडी इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या है, डार्कली स्टेन्ड, ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल डार्क करके बनाया हुआ है, ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जो कि विजिबल है किसके अंदर जी, न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होती है। अब न्यूक्लियोलस जो है ना वो न्यूक्लियस हैज मोर देन वन न्यूक्लियोलस। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोलस हो, बल्कि दो भी हो सकते हैं और उसमें 3 न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं। इट हैज नो मेम्ब्रेन टू सेपरेट इट। ये देखिए न्यूक्लियोलस के है कोई सेपरेशन नहीं है, वो उसके पास कोई अपनी डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है जो क्या करे इसको न्यूक्लियोलस में क्रोमैटिक मटेरियल या फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट से डिफरेंशिएट करे, बल्कि ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड हुआ पड़ा है, वहां पर बैठा हुआ है। इट टेक पार्ट इन सिंथेसिस राइबोसोम्स। तो इसका फंक्शन क्या है जी, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है सिंपल के वो राइबोसोम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। हमने पिछले राइबोसोम्स वाले लेक्चर में बात की थी कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या हो रहा है, राइबोसोम की सिंथेसिस हो रही है। उसमें लार्जर यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट्स वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं।
असेंबल हो रहे हैं, उसके बाद फिर वो न्यूक्लियर पोर से गुजरते हुए साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, जहां पर क्या करेंगे वो राइबोसोम अपनी प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे। इसी तरह ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और उसमें क्या पड़ा है न्यूक्लियर कंटेंट, जिसे हम क्या कह रहे हैं क्रोमोसोम्स। ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है जी न्यूक्लियोलस है। अब हम न्यूक्लियोलस के कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियोलस क्या है जी कंपोज्ड ऑफ डीएनए। वो हमारे पास क्या है जी राइबोसोमल डीएनए है। क्यों? क्योंकि वो क्या बना रहे हैं जी राइबोसोम्स बना रहे हैं, या फिर वो राइबोसोम की कंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस में क्योंकि राइबोसोम्स बन रहे हैं तो उसके लिए डीएनए चाहिए, वो क्या कर रहे हैं जी राइबोसोम्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो राइबोसोमल डीएनए आरएनए चाहिए जो क्या कर रहे हैं राइबोसोम्स के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है राइबोसोमल आरएनए है। इसी तरह 50% क्या होती है राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास रीजन्स ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के यानी दो रीजन है। नंबर 1 पे हमारे पास पेरिफेरल रीजन, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा जी पेरिफेरल, जो उसके बिल्कुल किनारों के ऊपर है। और ये वाला दूसरा रीजन क्या कहलाएगा सेंट्रल रीजन कहलाएगा। अब हम पेरिफेरल रीजन की बात करें, कंटेन प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। जो हमारे पास पेरिफेरल राइबोसोम्स है, पेरिफेरल यूनिट है, पेरिफेरल एरिया, और उसके अंदर क्या है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर हम उसको कहते हैं जो कि आगे फ्यूचर में जाकर किसी भी चीज को बनाए, उससे हम प्रीकर्सर्स कहते हैं। तो इसमें क्या है पेरिफेरल रीजन में या ग्रैन्युलर एरिया के अंदर क्या है उस राइबोसोम्स को बनाने वाले मटेरियल्स जो है वो मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं प्रीकर्सर कहते हैं। दूसरा हमारे पास सेंट्रल या फिर फिब्रिलर एरिया। सेंट्रल एरिया की बात करें, इट कंटेन्स लार्ज वेट आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। तो ये हमारे पास ये सेंट्रल पोर्शन है, इसमें क्या पड़े होंगे जी लार्ज वेट राइबोसोम्स और राइबोसोमल डीएनए, जो क्या कर रहे होंगे जी राइबोसोम्स को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो हमारे पास क्या था जी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में। तीसरा नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन कि न्यूक्लियस खुद क्या कर रहा है। न्यूक्लियस हमारे पास कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, कि ये क्या कर रहे हैं जी जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही है, सेल में हो रही है, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहे हैं जी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद के ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर, ये न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है ना ये ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद के साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, तो अभी हमने बात की कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या कर रहा है राइबोसोम्स को बना रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस भी क्या है साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस है। और इसी तरह हमारे पास के साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, तो ये राइबोसोम और आरएनए कहां पर बन रहे हैं जी न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर से क्या होते हैं जी साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ना वो परफॉर्म करते हैं जो उन्होंने काम करना होता है। ये हमारे पास क्या था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का तीसरा कंपोनेंट है वो क्रोमोसोम्स है, वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे जी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल से जो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।